गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कमांडोज। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबको अभी भी पढ़ने में मजा आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? मतलब जानने की कोशिश, नया जानने की कोशिश। मैंने आपसे कहा था ना बेटा कि शुरुआती जो 21 दिन होते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपने उनमें डूब कर पढ़ लिया, मन लगाकर पढ़ लिया, तो आपका मन पढ़ने का हमेशा करता रहेगा। क्योंकि नीट की पढ़ाई इतनी इंटेंसिव होती है कि यदि हम जो है उसमें मन ना लगाए ना, हम अपने आप को उसमें उतारे नहीं हम उसके अंदर, तो फिर बोझिल लगती है, बोर लगती है। जब तक आप पढ़ने को बोझ समझते रहोगे, आपको पढ़ाई बोर करती रहेगी, तब तक याद रखना मंजिल मिलना दूर रहेगा। तो पढ़ने में मजा आना चाहिए, जानने की कोशिश करना चाहिए, क्वेश्चन लगाने का मन करना चाहिए, अगले लेक्चर का इंतजार करना चाहिए। यदि आप मुझसे पढ़ते हो और आप मेरे अगले लेक्चर का इंतजार नहीं करते हो ना, तो टेनिंग टिनिंग हमारे और आपके बीच फिर कोई दोस्ती नहीं है। ठीक है, खत्म बात के। मतलब आप मेरे कमांडो नहीं, मैं आपका कमांडर नहीं। आपको इंतजार रहना चाहिए यार। ठीक है बेटा, है ना। अपने आप को पूरा चार्ज रखो। हर दिन जो है अपने आप से बोलो कि नहीं, मुझे कुछ करना है और मुझे 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में लेके आने, 700 से ऊपर नंबर मुझे नीट में स्कोर करना है और मैं पूरी एक साल मेहनत करूंगा और फोड़ दूंगा। बायोमेंटस का सबसे अच्छा रिजल्ट इसी साल आएगा, ये दिमाग में रहना चाहिए हमेशा आपके। ठीक है बेटा, चलिए तो कंटिन्यू करते आगे। तो आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में आज का लेक्चर आखिरी लेक्चर है। अब तक हम सब ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर चुके हैं। हम ऑलमोस्ट सब कुछ है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो फिनिश 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 हो चुका है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर फिनिश हो चुका लास्ट क्लास में ही। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम 12th क्लास एनसीईआरटी में जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो क्रोमोसोम के बारे में दे रखा है उसको पढ़ेंगे। हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की बात करेंगे और कुछ स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम जो भूले बिछड़े हैं, यानी पहले कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया करते थे, उनको भी थोड़ा देख लेंगे यार, है ना। ठीक है, माना कि एनसीईआरटी में नहीं है, माना कि एनसीईआरटी में नहीं है, पर इतने भी बेवफा नहीं है वो। ठीक है, आ सकते हैं कभी भैया लौट के वो, इसलिए याद रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करना जिम्मेदारी है हमारी। एग्जाम के बारे में याद रखिएगा, एग्जामिनर दुश्मन है और दुश्मन का भरोसा कभी मत करना। ठीक है ना, याद रखना, दुश्मन का भरोसा कभी मत करना। कहते हैं ना पुरानी कहावत कि पुराना दुश्मन और नया दोस्त कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए उस पर, पुराना दुश्मन और नया दोस्त। ठीक है, और एग्जामिनर तो अपना खानदानी पुराना दुश्मन है ना। जाने कब से हम उसके और हमारे बीच में जो है वो तनातनी चल रही है कि भैया तू पूछेगा क्वेश्चन, हम देंगे आंसर उसका, है ना। ठीक है, चलो अब बातें कम काम ज्यादा, तो लौट के आते अपने मुद्दे पे। क्वेश्चन टाइम, टिनिंग टिनिंग। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, पहला क्वेश्चन ये है, हु प्रपोज टर्म क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन शब्द को किसने दिया, नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आप बताएंगे मुझे, क्वेश्चन किसने क्रोमेटिन शब्द को दिया। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 आप मुझे बताएंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियोलस इन सेल। सेल में न्यूक्लियोलस की भूमिका क्या होती है, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियोलस इन सेल। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कंपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, नेम ऑफ द माइक्रोबॉडीज, उनके नाम बताइए। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक है, चलिए मैंने 5 क्वेश्चन किया आपसे। पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, क्रोमेटिन शब्द किसने दिया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो है न्यूक्लियोलस की सेल में क्या भूमिका होती है, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियोलस इन सेल, नॉट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस इन सेल। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कंपोनेंट क्या होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, नेम ऑफ द माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडी का नाम बताइए। पांचवा क्वेश्चन ये है कि ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन, इन टर्म का मतलब क्या होता है, ये भी आप बतलाएंगे। ठीक है, क्लियर, पक्का पक्का। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम। ठीक है, आंसर करना बेटा। ठीक है, फिर देखो बेटा, अभी तक क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये, हमने बात किया था किसके बारे में, हमने बात किया था मेटाफेजिक क्रोमोसोम के बारे में बात किया था हमने, मेटाफेजिक क्रोमोसोम के बारे में बात किया था। याद है आपको कि नहीं याद के बताओ। इसके इस आधे हिस्से को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। इसके इस आधे हिस्से को क्रोमेटिड कहते हैं। एक ही सेंट्रोमेयर से, ध्यान से बात सुनना, जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। बार बार समझा रहा हूं,
मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सब आगे भी काम आएगा, इसलिए अटेंटिव रहिए, अलर्ट रहिए। मैंने क्या कहा आपसे, एक ही सेंट्रोमेयर पे जुड़े हुए दोनों क्रोमेटिड क्या कहलाते हैं बेटा, वो कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या वर्ड यूज करें, सिस्टर क्रोमेटिड। ये है सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर में क्या होता है बेटा, प्रोटीन की प्लेट होती है जिन पर स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ते हैं। उन प्रोटीन प्लेट को क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं काइनेटोकोर कहते हैं। याद है, काइनेटोकोर वर्ड यूज करते हैं उसके लिए हम, याद है, काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर। ठीक है, क्रोमोसोम के सिरे को क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, टीलोमियर। कुछ नहीं भूलना, नहीं कुछ भी नहीं भूलना है, जो पिछला पढ़ा दिया है वो रिवाइज करना है, कोई नहीं भूलेगा, नहीं तो पिटाई लगेगी। हाँ, पिटाई कैसे लगेगी यार, एक डंडा रखा रहता था यहाँ पे मेरे पास में, वो आजकल दिखाई देना बंद हो गया, पता नहीं हमारे स्टाफ ने कहीं रख दिया, तो एक अच्छा बड़ा वाला डंडा यहाँ अब रख लूंगा लाके, है ना। ठीक है, तो अरे रे सर क्या धमकी देते हो वीडियो में। हाँ, तो याद रखना पड़ेगा, पिछला पढ़ाया याद मैं नहीं रखूंगा तो कौन याद रखेगा, एग्जाम तुम्हारा है ना, तो तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो देखो बेटा, ये हमने डायग्राम देखा था, अच्छे से याद है आपको, हमने ये डायग्राम अच्छे से देखा था कि क्रोमोनिमेटा क्या होते हैं, क्रोमोमियर क्या होते हैं, सेंट्रोमियर क्या होता है ना। फिर हमने कहा था प्रोटीन कोटेड डीएनए थ्रेड होते हैं, उनको क्रोमोनिमेटा कहते हैं। जहां पर क्रोमोनिमेटा ज्यादा कंडेंस होते हैं उन्हें हम क्रोमोमियर कहते हैं। फिर हमने कहा था कि एक क्रोमेटिड के अंदर 2 क्रोमोनिमेटा होते हैं, तो एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है तो 4 क्रोमोनिमेटा होते हैं। सेंट्रोमियर वो जगह जहां पे क्रोमेटिड जुड़े होते हैं। सेंट्रोमियर पर जहां पर स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ते हैं वहां पे एक प्रोटीन की प्लेट होती है, उसे काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है ना, क्रोमोसोम के सिरे को हम टीलोमेयर कहते हैं। फिर हमने कहा था कि ऐसे कुछ क्रोमोसोम होते हैं जिनमें हमको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी देखने मिलता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम नॉर कहते हैं। नॉर का फुल फॉर्म कौन बताएगा, जल्दी से बोल दो, वीडियो में सुन रहा हूं मैं, जल्दी से बोल दो कि नॉर का फुल फॉर्म क्या है। यस, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन इज द नॉर का फुल फॉर्म। बोलो ना, बोलने में क्या शर्म है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन जो इज दी नॉर। ठीक है, फिर सैटेलाइट पोर्शन दिखाई पड़ता है, से हम ट्रेवेंड भी कहते हैं। ये होते हैं सेट क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, क्लियर। फिर मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोमेयर के आधार पर क्रोमोसोम जो है वो 4 तरह के होते हैं, याद है पुट के, हमने कहा था कि वो 4 तरह के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। फिर हमने बात की थी बेटा कैरियोटाइप के ऊपर बात की थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कैरियोटाइप। तो मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम के टाइप होते हैं ना बेटा, जो क्रोमोसोम होते हैं उनको हम अरेंज करते हैं और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, इडियोग्राम कहते हैं। और ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, लक्षणों का वह समूह जिससे हम किसी स्पीशीज को पहचान सकते हैं क्रोमोसोम की हेल्प से। ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, लक्षणों का वह समूह जिससे हम किसी स्पीशीज को पहचान सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम, इट इज कॉल्ड कैरियोटाइप। ठीक है, और कैरियोटाइप में याद रखना सबसे पहले मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को रखते हैं, उसके बाद सब मेटासेंट्रिक, फिर एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। सबसे पहले सबसे बड़े क्रोमोसोम को रखते हैं, बाद में छोटे क्रोमोसोम को रखते हैं हम। ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम कैरियोटाइप को तैयार करते हैं। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, सब एग्जाम के क्वेश्चन है बेटा के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम कैरियोटाइप को तैयार करते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि ह्यूमन कैरियोटाइप में आपको 7 ग्रुप दिखाई पड़ते हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी आपको दिखाई पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, यूक्रोमेटिन क्या होता है। मैं 10 मिनट शुरू का रिवाइज करवाता हूं पिछला वाला, ताकि तुम्हारे दिमाग के तार चालू हो जाए। टिंग 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 टिंग, तार चालू नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा भाई, है ना। याद रखना, बायोलॉजी याद रखने का है तो कई जगह पे समझना है और फिर याद रखना, समझना है और फिर याद रखना। किसी ने मुझसे पूछा कमेंट में कि सर टॉपर दीदी भैया कहते हैं, टॉपर दीदी भैया बोलते हैं, टॉपर दीदी भैया बोलते हैं, एनसीईआरटी को 20 बार पढ़ लो, रट लो, बिच्ची 20-25 बार रट लो। सब झूठ कहते हैं, वे अपनी महानता स्थापित करना चाहते हैं इसलिए वो झूठ बोलते हैं। 25 बार एनसीईआरटी रटने से काम नहीं बनेगा। एनसीईआरटी एक बार ध्यान से पढ़िए, समझिए और उसको बार बार दोहराइए। आप ये बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी का बार बार रिवीजन कीजिए, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। रटना, लाइन रट लो, ये सब बेवकूफी है, मूर्खता है और ये आपको भरमाने की कोशिश है। एनसीईआरटी की लाइनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो है वो लाइनें तो आती हैं लेकिन लाइनों के जो ऑप्शन आते हैं ना वो बड़े ध्यान से सुनना हो, समझना होता है। जब तक समझोगे नहीं आगे नहीं बढ़ोगे, इसलिए किसी भ्रम में मत पड़ना। ठीक है, दीदी भैया हैं वो खुद निकाल लिए एग्जाम, पर वो टीचर नहीं है, टीचर को पता है कि कैसे पढ़ाना है, याद रखना। ठीक है, तो सुनिए, तो मैंने क्या कहा आपसे कि हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, यूक्रोमेटिन क्या होता है, हेट्रोपिग्नोसिस क्या होता है ये भी जाना हमने, है ना बेटा। दोनों के बीच का डिफरेंस को भी देखा हमने। फिर हमने लास्ट से बात किया था
कि क्रोमोसोम में प्रोटीन दो तरह के होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन होते हैं बेसिक या क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक प्रकृति के होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन को हमने 5 टाइप में बांटा था, H1, H2A, H2B, H3, H4। मैंने कहा था इतना याद रखना, सबसे हेवी हिस्टोन प्रोटीन होता है H1 और सबसे हल्का होता है कौन सा बेटा, H4 इज द लाइटेस्ट वन। ठीक है ना, तो हमको बस इतना याद रखना है बेटा। ठीक है, अब हम जहां बात कर रहे थे कि बार बार हम क्रोमेटिन वर्ड का यूज करते हैं, और क्रोमेटिन वर्ड बोले तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, और जिनके कंडेंस होने पे बनता है क्रोमोसोम, और जब क्रोमोसोम बनता है वहां पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हेल्प करता है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे पतंग उड़ाते हैं हम, पतंग उड़ाने की चरखी देखिए आपने, पतंग उड़ाने की चरखी ऐसी होती है, ठीक है, ऐसा होता है ना, उसमें ऐसा ऐसा स्टिक होता है, उसमें ऐसी चरखी होती है वो, ठीक है ना, और इस पर धागा लपेटा हुआ होता है ढेर सारा। ठीक है, पतंग उड़ाने की चरखी होती है ना बेटा। ठीक है, और इससे हम धागा निकालते हैं और फिर हम यहाँ पे हम जो है वो पतंग को उड़ाते हैं। है ना, धागा ऐसा बंधा होता है पतंग। ठीक है ना, तो पतंग उड़ाने की जो चरखी होती है ना, तो वो चरखी भी क्या है, वो उसके ऊपर सब पूरा धागा लपेटा होता है। समझ लो ऐसे ही कि वो जो धागा है वो है डीएनए। ठीक है, और ये चरखी बनी होती है हिस्टोन प्रोटीन से, है ना। इमेजिन करते हैं तो जिस चरखी पे जो है वो अपने आप को लपेटा हुआ है, कौन, डीएनए अपने आप को लपेटा हुआ है बेटा, धागा अपने आप को लपेटा हुआ है, वो क्या है, वो है वास्तव में जो है वो क्या हो गया बेटा, वो हो गया आपका जो है वो चरखी हो गई हिस्टोन प्रोटीन से बनी हुई। ठीक है, तो बिल्कुल वैसी आप देखो, आप यदि आप इस इमेज को गौर से देखोगे ना, आप ये दिखाई पड़ रहा है हमें न्यूक्लियोसोमल मॉडल। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोसोम को हम आगे बात करें, न्यूक्लियोसोमल मॉडल जो डीएनए हेलिक्स के अरेंजमेंट को बतलाता है ना, ये हो गया ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये हो गया है डीएनए मॉलिक्यूल हो गया, ये हो गया डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कैसे अपने आप को अरेंज करता है, चलो देखते हैं इसको। अब ये जो पोर्शन देख रहे हैं ना बेटा हम, ये पोर्शन क्या है, दिस इज 12th एनसीईआरटी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर। ठीक है ना, क्लियर। तो मेरे बायोलॉजी पढ़ाने का तरीका अलग है, मतलब मैं चैप्टर को मर्ज करके ये पढ़ाता हूं, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूं, 100% सिलेबस पूरा करते हैं। ठीक है ना, और फोड़ कर आते हैं एग्जाम में हम लोग। चलो क्या बोलता आपसे ये, इन टिपिकल मेमेलियन सेल, एक टिपिकल मेमेलियन सेल में अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर डीएनए होता है हर सेल के अंदर। द लेंथ इज फॉर ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ ए टिपिकल न्यूक्लियस। एक टिपिकल न्यूक्लियस का डायमीटर कितना है, 10⁻⁻6 मीटर है, मतलब 1 माइक्रोन के आसपास है। 10⁻⁻6 मीटर मतलब 1 माइक्रोन के आसपास जो है वो टिपिकल न्यूक्लियस का डायमेंशन है। उसकी तुलना में ये लेंथ तो बहुत ही बड़ी हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये होगा कि डीएनए अपने आप को कंडेंस करके संभाल कर किसी प्रकार रखता होगा। इन प्रोकैरियोट्स जैसे कि एस्चेरिया कोलाई की बात करें, दो दे डू नॉट हैव ए डेफिनेट न्यूक्लियस, इनमें कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट सेल, तब भी इनमें डीएनए पूरी कोशिका में सेल में बिखरा नहीं होता, कहीं पर एक जगह पे वो कंडेंस होता है, कहीं पर एक जगह पे वो कंडेंस होता है। डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड के, और ये प्रोटीन को पहचाना गया बेटा, ये बेसिकली ये जो प्रोटीन होते हैं ये बेसिकली बेसिक नेचर के प्रोटीन होते हैं, ये दे आर नॉट हिस्टोन प्रोटीन, यानी यहां पर ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। यहां पर हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हम कहते हैं देयर आर सर्टेन केमिकल जो पॉलीएमाइन्स के, यानी पॉलीएमाइन्स नेचर के ये प्रोटीन होते हैं, इनमें पॉलीएमाइन्स प्रकार के केमिकल होते हैं। तो ये कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, वो प्रोटीन है जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, वो यहां जुड़ते हैं और क्या बनता है, न्यूक्लियोइड बनता है, इट इज न्यूक्लियोइड। इसी न्यूक्लियोइड को क्या बोलते हैं, इसी को हम जीनोफोर भी कहते हैं, इसी को हम जीनोफोर भी कहते हैं, इसी को हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं, जो एक्चुअल क्रोमोसोम से अलग होता है ना बेटा, क्योंकि एक्चुअल क्रोमोसोम में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन देखने मिलता है, यहां पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। क्लियर। न्यूक्लियोइड का जो डीएनए होता है वो अपने आप को जो है लार्ज लूप में अरेंज करता है, मतलब ऐसा होता है ये प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस का डीएनए देखो तो इस प्रकार से होगा वो, जैसे मैंने कहा ये बेसिक प्रोटीन हो गए हैं, कुछ बेसिक प्रोटीन हो गए हैं, डीएनए अपने आप को ऐसे लूप में अपने आप को अरेंज करता है लार्ज लूप के फॉर्मेट के, यानी जो बेसिक प्रोटीन हो गए ना बेटा, ये हो गए हैं प्रोटीन, ये हो गए इसके
बेसिक प्रोटीन हो गए हैं, ये इसके प्रोटीन हो गए हैं, और ये डीएनए हो गया है जो लूप के फॉर्म में प्रेजेंट है ना। ऐसा होता है न्यूक्लियोइड, ऐसा इस प्रकार का दिखाई पड़ता है न्यूक्लियोइड, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना एकदम, है ना, एक एक लाइन को अच्छे से समझना हमको। एस्चेरिया कोलाई के समान प्रोकैरियोटिक में कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, तब भी डीएनए पूरी सेल में बिखरा नहीं होता है, बल्कि एक जगह पे कंडेंस होता है, और कंडेंस इसलिए होता है कि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इसको कंडेंस करने में हेल्प करते हैं, है ना, और ये इस प्रकार का डीएनए जो है वो लार्ज लूप के फॉर्म में अपने आप को अरेंज करता है, ठीक है, क्लियर। जबकि यूकैरियोटिक में सेम टाइप का अरेंजमेंट मच मोर कॉम्प्लेक्स होता है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन का एक सेट मिलता है, क्षारकी प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद आया, किस तरह के होते हैं ये, H1 H2A H2B H3 और H4, 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, ठीक है ना, क्लियर। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, एक एक लाइन ध्यान सुने, पॉजिटिव चार्ज का प्रोटीन होता है, क्षारकी प्रकृति का होता है, हिस्टोन कहते हैं इसको, H1 H2A H2B H3 H4 के। ए प्रोटीन acquires large charge depending upon the abundance of amino acid residue with charge साइड चेन के। अब मैंने आपको बताया था इसमें लाइसिन और आर्जिनिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, पिछली क्लास में हमने हिस्टोन के ऊपर बात किया था, ठीक है। तो ये प्रोटीन जो होते हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इनके अमाइनो एसिड के कारण होता है। हिस्टोन प्रोटीन में क्षारकीय अमाइनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन बड़ी मात्रा में होते हैं, और दोनों अमाइनो एसिड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है उनकी साइड चेन में। इंपॉर्टेंट है, एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन यहां पर बनता है बेटा, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। ये सब बातें पिछली बार की हुई हमने। अब मजे की बात यह है कि पतंग के धागे को लपेटने के लिए, मैंने कहा था पतंग के धागे को लपेटने के लिए हमको चरखी चाहिए, एक चरखी बोलते हो, फिरनी क्या बोलते हो तुम, बता, तुम्हारी भाषा में बताओ यार, है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। चरखी बोलते हैं हम तो यार हमारे यहाँ पे, मांझा लपेटने वाला, ठीक है। तो हमको पहले तो वो बनानी पड़ेगी चरखी एक। वो चरखी कैसे बनेगी, यहाँ पे डीएनए को यदि लपेटना है, डीएनए यदि पतंग का धागा है उसे लपेटना है, तो चरखी बनानी पड़ेगी। और चरखी बनाने के लिए क्या करेंगे हम चरखी बनाने के लिए करेंगे कि हमने क्या किया, हमने H2A हिस्टोन प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए हमने, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ले लिए हमने H2B हिस्टोन के, 2 मॉलिक्यूल ले लिए हमने H3 हिस्टोन के, 2 मॉलिक्यूल H4 हिस्टोन के ले लिए हमने, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल H2A हिस्टोन के, 2 मॉलिक्यूल H2B हिस्टोन के, 2 मॉलिक्यूल H3 हिस्टोन के, 2 मॉलिक्यूल H4 हिस्टोन के, ये ले लिए, ठीक है। और ये बन गई हमारी चरखी, बन गई है, ठीक है। इसके ऊपर डीएनए अपने आप को लपेटेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल सा है कि कौन सा हिस्टोन प्रोटीन, 2 मॉलिक्यूल है तो कुल कितने हो गए, 8 मॉलिक्यूल हुए कि नहीं हुए, 2 H2A 2 H2B 2 H3 2 H4 के कुल 8 मॉलिक्यूल हुए। अच्छा बताओ, इस हिस्टोन प्रोटीन से बने हुए ऑक्टामर में, इस हिस्टोन प्रोटीन से बने हुए ऑक्टामर में कौन सा हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, H1 हिस्टोन। H1 हिस्टोन इज नॉट द पार्ट ऑफ इट, H1 हिस्टोन इसका भाग नहीं है। कौन कौन, उल्टा पूछता हूं, कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन जो है वो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो ऑक्टामर के अंदर प्रेजेंट है। ऑक्टामर के अंदर H2A H2B H3 H4 के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। कौन सा हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर में नहीं है, H1 ऑक्टामर में नहीं होता है। चलो देखते हैं क्या लिखा है। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, जिसे हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। नेगेटिवली चार्ज डीएनए अपने आप को इस पॉजिटिव चार्ज ऑक्टामर की ओर के आसपास लपेटता है और एक यूनिट बनती है, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये डीएनए है, इसने अपने आप को लपेटा, इस पर ऐसे लपेट दिया इसने और ऐसे बाहर निकल गया, तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसोम बन गया। तो न्यूक्लियोसोम इज द यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। न्यूक्लियोसोम, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, इट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, क्या हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। नीट का क्वेश्चन है इज न्यूक्लियोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम को बनाने वाली संरचनात्मक इकाई या स्ट्रक्चर यूनिट क्या होती है, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, डीएनए जो कि अपने आप को लपेटे होता है प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर की तरफ, ऑक्टामर के ऊपर, ठीक है, क्लियर। यहां तक समझ में आया बेटा, एक लाइन, ठीक है, एक एक वर्ड समझ में आया ना, पक्का पक्का। चलो देखो आप क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, कि ये हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ ऑक्टामर है, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल है H2A के, एग्जाम में आता है, 2 मॉलिक्यूल हैं H2B के,
दो मॉलिक्यूल इसमें है H3 के, दो मॉलिक्यूल इसमें होते हैं H4 के। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर। H1 हिस्टोन जो है ऑक्टेमर का भाग नहीं होता है, बाहर डीएनए को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक एक वर्ड समझ में आया ना? पक्का पक्का। चलो देखो आप क्या बोल रहा है एनसीईआरटी कि ये हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ ऑक्टेमर है। इसके अंदर दो मॉलिक्यूल है H2A के, एग्जाम में आता है। दो मॉलिक्यूल हैं H2B के, दो मॉलिक्यूल इसमें है H3 के, दो मॉलिक्यूल इसमें होते हैं H4 के। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर। H1 हिस्टोन जो है ऑक्टेमर का भाग नहीं होता है, बाहर डीएनए को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो डीएनए अपने आप को लपेटे होता है बेटा, और ऐसा डीएनए जो न्यूक्लियोसोम से बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ता है उसे बोलते हैं लिंकर डीएनए, उसे बोलते हैं हम लिंकर डीएनए कहते हैं हम। ठीक है, और डीएनए अपने आप को लपेटा होता है बेटा, और जितने फेरे ने डीएनए अपने आप को लपेट रहा है, तो आपको लग रहा है दो फेरे बन गए पूरे, दो बार लपेटे, नहीं, ये होता है 1.75 टर्न के डीएनए ऑक्टेमर के ऊपर 1.75 या एक सही 3/4 टर्न लेता है। ठीक है, समझ गए ना? पूरा दूसरा टर्न पूरा नहीं होता है, एक टर्न पूरा और दो हिस्से बाहर निकलता है। ठीक है ना? ये यहां से बाहर निकलता है 30 डिग्री के एंगल पे बाहर निकलता है, 30 डिग्री के एंगल पे ये बाहर निकलता है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए डायग्राम याद रखना है हमको। देखो, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स होते हैं। अब ये न्यूक्लियोसोम होते कैसे, हम ऐसे समझते हैं कि ऐसे समझते, सिंपल सा डायग्राम लेता हूं मैं आपसे यहां समझाने के लिए आपको कि ये ऑक्टेमर 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 ऑक्टेमर, आप बोलोगे सर 4 दिख रहे हैं, अरे 4 आगे दिख रहे हैं बेटा, 4 पीछे हैं उसमें, ऑक्टेमर। ठीक है, ये डीएनए लपेटे हैं अपने आप को इस पर, बाहर निकला, डीएनए लपेटा हुआ अपने आप को इस पर, बाहर निकला, डीएनए लपेटा अपने आप पे, बाहर निकला, डीएनए लपेटा हुआ बाहर निकला। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, ये एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम, चौथा न्यूक्लियोसोम। ये क्या है, ये हो गए हैं न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। ठीक है ना? ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है ना? और ये क्या है बेटा इसका, ये है लिंकर डीएनए, है ना? H1 हिस्टोन क्या करता है, इसको बाहर से सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बाहर से सपोर्ट प्रोवाइड करता है H1 हिस्टोन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा लाइन डायग्राम बनाया हमने। H1 हिस्टोन को बाहर से सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना? ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोसोम है इसमें कितने कितने इसमें 200 बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं इसमें। ठीक है ना? क्लियर, याद रखना है। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए स्ट्रक्चर। देखो रिपीटिंग यूनिट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार दोहराया गया। देखो सिंपल सी बात है, डायग्राम देख के समझ में आया। न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम बनाने के लिए बार बार दोहराई गई इकाइयां होती हैं। ठीक है, जो हम कहते हैं कार्ल क्रोमेटिन, जिन्हें हम जिनसे क्रोमेटिन बनता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है बेटा। ठीक है ना? न्यूक्लियोसोम हमको क्रोमेटिन के अंदर, न्यूक्लियोसोम हमको कैसे दिखाई पड़ते हैं, क्रोमेटिन मतलब हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। क्रोमेटिन के अंदर न्यूक्लियोसोम कैसे दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि धागे पर जो है मोती, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, धागे पर मोतियों वैसे दिखाई पड़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। The beads on string structure in chromatin is packed to form chromatin fiber। ये कंडेंस होकर क्रोमेटिन फाइबर में आता है, और इसका और अधिक कंडेंसेशन हमको मेटाफेज स्टेज में देखने मिलता है सेल डिवीजन के समय। एंड क्रोमेटिन ही कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, ये पहले भी पढ़े हैं हम, है ना? सारी बातें क्लियर है हमको, सारी बातें एकदम क्लियर है बेटा हमको यहाँ पर, है ना बेटा, है ना? ठीक है, अब आप बोलोगे सर कितना डीएनए अपने आप को लपेटे होता है और कितना बाहर निकला होता है? 200 बेस पेयर डीएनए की लंबाई होती है। आप बोलोगे सर हमको एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि आप कैसी बातें कर रहे हो, आप बोल रहे हो डीएनए की लंबाई सेंटीमीटर नहीं बोल रहे, आप मिलीमीटर नहीं बोल रहे, 200 बेस, आप एंगस्ट्रॉम नहीं बोल रहे, 200 बेस पेयर इसकी लेंथ होती है। क्या मतलब 200 बेस पेयर डीएनए का? देखो बेटा सिंपल सी फंडा है, एक बेस पेयर के बीच की, डीएनए में दो बेस पेयर के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, फिक्स है ये। ठीक है, मतलब 0.34 नैनोमीटर। ठीक है ना? ये अब ये क्यों होता है, जब डीएनए पढ़ेंगे तब बात करेंगे, जब डीएनए पढ़ेंगे ना बायोमोलिक्यूल्स तब बात करेंगे। तो मैंने कहा एक बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर, इतना याद रखना है। ठीक है, क्लियर? इसलिए बेस पेयर में नाप सकते हैं इसको।
देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें ये कैसा दिखाई पड़ता है ना, ये हमको दिखाई पड़ता है बीट्स ऑन स्ट्रिंग के रूप में, बीट्स ऑन, ठीक है, धागे पर मोती के समान। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमको दिखाई पड़ता है ऐसा, और यही कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम या क्रोमेटिन को ये बनाता है। क्लियर? The packaging of chromatin at higher level require additional set of protein। क्रोमेटिन को और अधिक पैकेज करना होता तो हमको एडिशनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं। 5 तरह के होते हैं, A1 A2 BCD पढ़ा हुआ है हमने, एसिडिक नेचर के होते हैं, ये भी पढ़ा हुआ है हमने। एक टिपिकल न्यूक्लियस में क्रोमेटिन का कुछ हिस्सा जो है वो लूजली पैक होता है, हल्का स्टेनिंग करता है, इसे यूक्रोमेटिन कहते हैं। और क्रोमेटिन का वो हिस्सा जो डेंसली पैक होता है, डार्क कलर की स्टेनिंग देता है, उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। बताओ एनसीईआरटी में है कि नहीं है? बिल्कुल एनसीईआरटी में है बेटा, और हम पिछली क्लास में पढ़े भी हैं इसको। हमने कहा था कि यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, जेनेटिकली एक्टिव होता है, हेट्रोक्रोमेटिन जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, ये भी पिछली क्लास में समझा हमने। यूक्रोमेटिन को हम ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेट करते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेट का मतलब है जेनेटिकली एक्टिव, यानी जो एमआरएनए को बना सकता है यूक्रोमेटिन, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। ये भी हमने पिछली क्लास में बात किया था। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा बेटा हमको न्यूक्लियोसोमल मॉडल को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा हमको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर ली हमने, लेकिन अभी भी कई सारी चीजें मिसिंग है इसमें, जिनको हमें समझना होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोमल मॉडल को दिया था बेटा कॉर्नबर्ग और थॉमस ने, 1974 में यह मॉडल दिया गया। कॉर्नबर्ग और थॉमस ने न्यूक्लियोसोमल मॉडल को दिया, 1974 में मॉडल दिया गया। इस टर्म न्यूक्लियोसोम को देने वाले साइंटिस्ट थे ऑडेट ने न्यूक्लियोसोम टर्म को दिया। ये बेसिकली डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का अरेंजमेंट बतलाता है क्रोमोसोम के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या शो करता है न्यूक्लियोसोमल मॉडल? न्यूक्लियोसोमल मॉडल जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का अरेंजमेंट बतलाता है क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम की एक सिंगल यूनिट को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए होते हैं और 8 मॉलिक्यूल होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के। ये देखा हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी में। ठीक है, देखिए आप ना, ये डीएनए है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, कंबाइंड किए क्या बन गया, ये बन गया न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कंबाइंड कंडेंस किया, क्रोमेटिन बन गया, क्रोमेटिन और अधिक कंडेंस किया तो क्रोमेटिड बन गया बेटा, है ना? क्लियर? देखिए, यानी असल में हम क्रोमेटिड के अंदर जो देखते हैं ना, तो हम अधिक कंडेंस फॉर्म में जो है वो क्रोमेटिड के अंदर अधिक कंडेंस फॉर्म में क्रोमेटिन को देखते हैं। जब उसी को हम जो है वो सॉल्व करते हैं, उसको हम डिकंडेंस करते हैं, तो हमें न्यूक्लियोसोम दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी होता क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन बन गया न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम ने कंडेंस किया, क्या बन गया, सोलेनॉइड। इसने कंडेंस किया तो क्या बन गया, सुपर सोलेनॉइड। और यही जो है वो एक्चुअल में क्रोमोसोम है जो दिखाई पड़ता है के। डीएनए प्लस हिस्टोन न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम कंडेंस क्या, सोलेनॉइड बनेगा बेटा, सोलेनॉइड कंडेंस के तो सुपर सोलेनॉइड बनेगा। क्लियर? ठीक है ना? ये है सोलेनॉइड और ये है सुपर सोलेनॉइड। ठीक है, दिस इज द सोलेनॉइड और दिस इज द सुपर सोलेनॉइड, और यही हमको बाद में दिखाई पड़ता है। ठीक है ना? और दिस इज दी न्यूक्लियोसोम, दिस इज दी न्यूक्लियोसोम। ठीक है, समझो बेटा इसको, क्योंकि देखो रटने से काम नहीं बनेगा, आपके दिमाग में इमेज घूमना चाहिए, आपके दिमाग में नॉलेज एकदम सेट होना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं वो एकदम दिमाग के अंदर सेट होना चाहिए, तब तो मजा आएगा पढ़ने का। ठीक है, देखो आप, है ना, देख रहे हो आप, न्यूक्लियोसोम, डीएनए हिस्टोन ऑक्टेमर प्लस डीएनए। ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, ये स्पेशल डीएनए या लिंकर डीएनए H1 उसको सपोर्ट कर रहा है, कंडेंस हुआ, क्या बन गया, सोलेनॉइड बन गया। सोलेनॉइड का डायमीटर कितना होता है, 30 नैनोमीटर होता है, याद रखिए सोलेनॉइड का डायमीटर 30 नैनोमीटर होता है, एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में एक बार पूछा गया है। और क्रोमेटिन फाइबर का डायमीटर कितना, 300 नैनोमीटर होता है। ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर का डायमीटर कितना होता है, 300 नैनोमीटर होता है। ठीक है, और क्रोमेटिन का कितना होता है, 700 नैनोमीटर होता है। ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम में, है ना? ठीक है, देखो ये हम ऑलरेडी शुरू में देखे थे हम कि H1 हिस्टोन सपोर्ट प्रोवाइड करता है डीएनए को, ऑक्टेमर है, H2A, H2B, H3, H4 के दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और डीएनए इस पर अपने आप को लपेटे होता है। ठीक है, फिर हमने देखा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज देखा था और हमने कहा था बीट्स ऑन स्ट्रिंग के समान ये दिखाई पड़ता है। ठीक है, इन ए न्यूक्लियोसोम 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन आर
फॉर्म अनऑक्टोमर, और इसमें दो मॉलिक्यूल होते हैं H2A, H2B, H3, H4 हिस्टोन के। H1 हिस्टोन इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है। हिस्टोन प्रोटीन का जो ऑक्टोमर होता है उसके ऊपर डीएनए अपने आप को लपेटे होता है, और 146 होगा बेटा, ये ठीक कर लो उसको, 146, ठीक है बस 140 नॉट 142, ठीक कर लीजिएगा इसको के नोट्स में, ये 142 लिखा है बेटा, 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए, ठीक है 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए अपने आप को ऑक्टोमर पे क्वाइल करते हैं और 1.75 टर्न लेते हैं, ठीक है, एक टर्न पूरा, और एक टर्न पूरा होने के पहले दो हिस्सों से ये बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। देखिए आप ऑक्टोमर डीएनए, ठीक है ना, रेड वाला क्या है, डीएनए लपेटे हुए अपने आप को। मैं हट जाता हूं, एक बार इमेज को ध्यान से देखो बेटा, ठीक है, देखिए ना, और बेहतर 3D इमेज एकदम, ठीक है, 1.75 टर्न ऑफ डीएनए है ना बेटा, H2A, H2B, जो है वो H3, H4 के दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कुल 8 मॉलिक्यूल, H1 बाहर डीएनए को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। द डीएनए लीव्स द ऑक्टोमर एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, जहां से बाहर निकलता है डीएनए का एंगल 30 डिग्री। द कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम इज ऑक्टोमर, जिसकी 40 एंगस्ट्रॉम हाइट होती है, 80 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है। न्यूक्लियोसोम एक ऑबलेट पार्टिकल होता है, ऑबलेट मतलब सिरे पर चपटा ऐसा पार्टिकल, ऑबलेट पार्टिकल होता है, ठीक है। 55 एंगस्ट्रॉम हाइट होती है, 110 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर होता है। दो न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़े होते हैं लिंकर डीएनए, दो न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़े होते हैं लिंकर डीएनए से। लिंकर डीएनए को सपोर्ट करता है H1 हिस्टोन, लिंकर डीएनए को सपोर्ट करता है H1 हिस्टोन, क्लियर। लिंकर डीएनए, हिस्टोन का ऑक्टोमर, ठीक है, 200 बेस पेयर होते हैं एक न्यूक्लियोसोम के अंदर, ठीक है बेटा, 146 बेस पेयर जो है इसको अपने आप को लपेटते हैं, इसके ऊपर टर्न करते हैं अपने आप को, है ना बेटा, एकदम ध्यान रखना है, बिल्कुल जो बातें लिखी ना बेटा एकदम फैक्चुअल, ये चीजें एग्जाम में आती हैं, इतने फैक्ट पता होना चाहिए, याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं आपसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल भी किसी भ्रम में मत रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देखा कि न्यूक्लियोसोम मॉडल के हिस्टोन का ऑक्टोमर डीएनए लपेटे हुए H1 हिस्टोन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोसोमल मॉडल जो होता है क्रोमोसोम में फर्स्ट डिग्री ऑफ कॉइलिंग को शो करता है, वो क्रोमोसोम में फर्स्ट डिग्री ऑफ कॉइलिंग को शो करता है, दिमाग में रखना है हमको, ठीक है, क्लियर। न्यूक्लियोसोम कंडेंस होकर क्या बनाता है, सोलेनॉइड, और ये इसको पहली बार देखा था क्लग ने, और इसके लिए इनको 1982 में नोबेल प्राइज मिला। सोलेनॉइड सेकंड डिग्री ऑफ कॉइलिंग को शो करता है, और इसका डायमीटर कितना होता है, 30 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है, ठीक है। देखिए आप ना, ये हो गया आपका न्यूक्लियोसोमल मॉडल, ये हो गया न्यूक्लियोसोम, और ये हो गया है सोलेनॉइड, और अधिक कंडेंस होने पे क्या बन गया, ये सोलेनॉइड बन गया ये, ठीक है, क्लियर। सोलेनॉइड और अधिक कंडेंस होकर बनाता है सुपर सोलेनॉइड, और यही वो क्रोमोनिमेटा है जो हमको लाइट माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ता है। न्यूक्लियोसोम जो स्टिंग ऑन बीट्स के, बीट्स ऑन स्टिंग या स्टिंग ऑन बीट्स, बीट्स ऑन स्टिंग के समान हमको ये दिखाई पड़ता है बेटा, ठीक है ना, क्लियर, ठीक कर लेते हैं। हालांकि स्टिंग ऑन बीट्स सही है, लेकिन हम तब भी जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, आप ठीक कर लेना बेटा। स्ट्रिंग ऑन बीट्स बिल्कुल सही है हायर क्लास के लिए, पर अभी एनसीईआरटी में लिखा है बीट्स ऑन स्ट्रिंग, तो हम एनसीईआरटी को मानकर चलेंगे, क्लियर, ठीक कर लो उसको। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम, चलिए समझ गए क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम वंशागति के वाहन होते हैं, मतलब क्रोमोसोम वो व्हीकल हैं जिनके ऊपर जीन पाए जाते हैं, याद रखिए, क्रोमोसोम पर, ये क्रोमोसोम है, इस पर ये इसका सेंट्रोमियर हो गया, सेंट्रोमियर हो गया क्रोमोसोम का ये, तो क्रोमोसोम पर जीन अपने आप को लीनियर अरेंजमेंट में रखते हैं, ये जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम में, ये डॉट बनाया मैंने, ये जीन है, मान लो ये जीन ए है, बी है, सी है, डी है, ई एफ जी एच, ठीक है, क्रोमोसोम पर जीन पाए जाते हैं। क्रोमोसोम पर जीन जिस जगह पर पाए जाते हैं उन्हें लोकस बोलते हैं, उनके लोकस का मतलब है, वो नोट कर लो बेटा, लोकस का मतलब है वो जगह क्रोमोसोम पर जहां पर जीन पाए जाते हैं। क्रोमोसोम पर जीन जो होते हैं वो लीनियर अरेंजमेंट में होते हैं, रेखीय व्यवस्था में होते हैं, लीनियर अरेंजमेंट में होते हैं, ये भी याद रखना बेटा, है ना। क्रोमोसोम में जीन जो होते हैं वो रेखीय, एक सीधी रेखा में, है ना बेटा, एक सीधी, देखो आप एक सीधी रेखा में, ठीक है, ये एक सीधी रेखा में प्रेजेंट है, लीनियर अरेंजमेंट के क्रोमोसोम में जीन जो होते हैं वो लीनियर अरेंजमेंट होते हैं, रेखीय व्यवस्था में होते हैं वो, ठीक है ना, क्लियर। लोकस देख रहे हैं यहाँ पे हम, क्रोमोसोम पर जीन जहां पाते हैं हम लोकस बोलते हैं, पॉइंट को, क्लियर। क्रोमोसोम जो होते हैं वो व्हीकल ऑफ हेरिडिटी है, ये इंफॉर्मेशन को गैमिट के थ्रू पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक लेकर जाते हैं थ्रू दी गैमिट। ये
चूंकि इनके पास जीन होते हैं तो ये सेल की सभी एक्टिविटी को जो है वो डायरेक्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और ये क्रॉसिंग ओवर में और म्यूटेशन में भाग लेते हैं। ये क्रॉसिंग ओवर में और म्यूटेशन भाग लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है बेटा कि दो क्रोमोसोम यानी मतलब मैंने कहा क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, मदर से आया हुआ क्रोमोसोम है ये, ठीक है, मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये मदर से आया हुआ है, इमेजिन करते हैं, ओके, ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है जो फादर से आया हुआ है, ठीक है, समझो, कोई भी वर्ड को समझे बगैर आगे नहीं बढ़ना हमको, ठीक है। हमने कहा ये दो क्रोमोसोम है, एक आया हुआ है मदर से और एक आया हुआ है फादर से, सिंबल है मेल और फीमेल का, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है बेटा, सेल डिवीजन के समय होता है ये, म्यूसिस के समय, कि इन्होंने क्या किया, इसने इसका ये हिस्सा कट गया, यहां से ये कट गया मान लो, और ये इसके पास चला गया और ये इसके पास आ गया, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम, एक समान क्रोमोसोम के जोड़े को, एक समान क्रोमोसोम के जोड़े को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस कहते हैं। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर 1 आपस में होमोलोगस होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम अपने आमने सामने वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमेर पर जुड़े होते हैं, है ना, दो अलग अलग क्रोमोसोम है तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो होमोलोगस क्रोमोसोम अपने नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के खंडों को, सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं, वो क्रॉसिंग ओवर होता है। अब ये इससे क्या होता है, नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं। मतलब ये हो गया कि इस ब्लू वाले के पास में रेड हिस्सा आ गया और रेड वाले के पास में ब्लू वाला हिस्सा आ गया, नया कॉम्बिनेशन बन गया, है ना। तो ये एक प्रकार से नए कैरेक्टर को लेके आता है। तो इसे क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। कभी कभी जीन के अंदर रेडिएशन से चेंज आता है, उसे म्यूटेशन कहते हैं। ये सब कुछ जो है इसी कारण इवोल्यूशन हो पाता है, यानी कैरेक्टर में जब तक अंतर नहीं आएंगे तब तक कोई चीज इवॉल्व नहीं कर पाएगी। तो इवोल्यूशन का वेरिएशन से क्या कनेक्शन है, जेनेटिक्स में बात करेंगे हम। अभी इतना समझ गए हम कि क्रोमोसोम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन टू, क्योंकि दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द म्यूटेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। सेट क्रोमोसोम न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करता है। सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि मेल और फीमेल मेल बनेगा फीमेल, एक्स एक्स होगा तो फीमेल, एक्स वाई होगा तो मेल बनता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर तो बात खत्म होती है किसके ऊपर बेटा, यहां पर बात खत्म होती है क्रोमोसोम के ऊपर और डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग के ऊपर, ठीक है। अब जो हमने पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स यहां पढ़ लिया हमने सेल यूनिट ऑफ लाइफ के साथ में, तो इसका मतलब वहां न्यूक्लियर बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम नहीं पढ़ेंगे बेटा वहां पे, इसको याद रखना, है ना। मतलब बायोलॉजी बहुत जुड़ा हुआ है, एनसीईआरटी ने बिखेर के बायोलॉजी की वाट लगा दी है, अपन उसको ठीक कर रहे हैं, अपन उसको अच्छे से पढ़ रहे ताकि पूरी एनसीईआरटी समझ में आए हमको। अब मेरी बात सुनो, अब ये जो पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं ये प्योरली जो है वो पीवाईक्यू बेस्ड है, प्योरली ये पीवाईक्यू बेस्ड पोर्शन है। और ये क्वेश्चन भी मैंने कहा ना आपसे कि ये मोर देन 5 ईयर 5 साल से पुराने जो पेपर हैं उनमें आपको ये क्वेश्चन देखने मिलेंगे, ठीक है। पिछले 5 सालों में ये क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि एनटीए के यदि आप मॉक टेस्ट उठा के देखोगे तो उसमें आपसे रैंडम मॉक टेस्ट में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, ठीक है। और एमसीक्यू बुक में इस पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है बेटा, ठीक है, इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। एक बार सुनने में कोई बुराई नहीं, 15 मिनट देंगे, एक बार दिमाग में जो रहेगा सो रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। भाई देखो, दो प्रकार की चीजें हैं बेटा, एक तो वो हिस्से हैं जिनको भूलना कभी नहीं है, और एक वो है जिनको एक बार सुनना जरूरी है, तो उसमें से एक हिस्सा ये स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें होते हैं लैम्ब्रस क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब ये लैम्ब्रस क्रोमोसोम लैम्प ब्रश के समान दिखते होंगे। लैम्प का ब्रश कैसा होता है, लैम्प का ब्रश ऐसा होता है, लैम्प साफ करने का ब्रश ऐसा होता है, ऐसे फंदे निकले होते हैं, ये होता है लैम्प साफ करने का ब्रश होता है। मम्मी से पूछो, मम्मी को पता है। एक जमाने में है ना वो लैम्प ब्रश, क्या, अरे एक जमाने में पता है आपको कि हम लोगों ने, मैंने भी देखा हुआ, मैंने गांव के अंदर देखा हुआ है कि चिमनी जला करती थी, वो लालटेन अभी भी होती है यार, लालटेन तो लालटेन में अंदर कांच के अंदर है ना वो काली क्या बोलते हैं यार वो धुआं जम जाता है उसमें, क्या काला काला जम जाता है ना उसमें धुआं, ठीक है, कार्बन जमा हो जाता है। तो उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं, ब्रश का यूज करते हैं। अरे वो आप समझ लो कि आज की कांच की बोतलों को साफ करने के लिए हम जो ब्रश यूज करते हैं ना, दैट इज द ब्रश। वो लैम्प साफ करने पहले यूज होता था, तो उसको लैम्प ब्रश बोलते हैं, ठीक है। तो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम में भी क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो लैम्प ब्रश के समान दिखाई पड़ता है। अब लैम्प ब्रश क्रोमोसोम किस में दिखाई पड़ता है, याद रखिए। ये इस तो जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, ये क्रोमोसोम का संबंध किससे, इसका संबंध सिंपल सी बात है, इसका संबंध है प्रोटीन बनाने से, आरएनए और प्रोटीन के बनाने से। और ये देखने मिलता है ऊ साइट से, वर्टिब्रेट्स की ऊ साइट में देखने मिलता है। ऊ साइट का मतलब ओवम बनाने वाली सेल में, और वर्टिब्रेट्स के ओवम में क्या होता है, बड़ी मात्रा में येलो मटेरियल होता है। येलो मटेरियल को क्या बोलते हैं हम, एग योक कहते हैं। पीला अरे अंडे का जो पीला वाला पदार्थ है उसे एग योक कहते हैं, और जो एग योक होता है ना उसको बनाने में ये क्रोमोसोम रोल प्ले करते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है।
लैम्ब्रस क्रोमोसोम वेर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फ्लेमिंग इन oocytes ऑफ एम्फीबियन सैलामेंडर की में देखा गया इनको इन्होंने, ठीक है। जे रिकॉर्ड ने लैम्ब्रस क्रोमोसोम वर्ड दिया और इन्होंने इसका डिटेल स्टडी किया था शार्क के oocyte में, ठीक है। इन दी oocyte न्यूक्लियाई ऑफ दोज एनिमल, इन एनिमल के oocyte मतलब ओवम बनाने वाली सेल, oocyte मतलब वो सेल जो ओवम को प्रोड्यूस करती है, एग को प्रोड्यूस करती है, उसमें आपको जो है वो बड़ी मात्रा में एग योग देखने मिलता है, येलो मटेरियल देखने मिलता है। तो वहां पर मियोसिस की प्रोफेस फर्स्ट जो होती है, अब पढ़ेंगे जब बात करेंगे आगे इसमें, मियोसिस की प्रोफेस फर्स्ट जो है वो काफी लंबी होती है और इस अवस्था में क्या होता है कि एग योग बन रहा होता है। इस समय oocyte अपने आप को ग्रो करता है और एग योग का फॉर्मेशन करता है ताकि आगे चल के जो है वो भविष्य में जो पीला वाला मटेरियल होता है ना, वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए फूड होता है, वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए फूड होता है। तो योग इज द न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो ये योग बनाने का काम करता है और इसीलिए क्रोमोसोम अपने आप को एक्सट्रीमली इनलार्ज करते हैं और एक अजीब सा कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं ताकि तेजी से प्रोटीन बन सके, तेजी से आरएनए बन सके और आरएनए से प्रोटीन बन सके वो, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल लैम्ब्रस के समान दिखाई पड़ता है, पेयर्ड लैम्ब्रस क्रोमोसोम लैम्ब्रस के समान हमको दिखाई पड़ता है। और ये जो लूप बाहर निकले होते हैं, यानी जो क्रोमोसोम है उसमें से लूप बाहर निकलता दिखाई पड़ता है, तो ये बेसिकली क्रोमेटिन कंडेंस क्रोमेटिन में से बाहर निकला हुआ लूप होता है और इस लूप पर क्या हो रहा था, एमआरएनए का सिंथेसिस हो रहा होता है जिससे कि प्रोटीन बन रहा होता है, ठीक है। ऐसा पाया गया कि यूसाइड न्यूक्लियाई ऑफ वर्टिब्रेट, शार्क, एम्फीबियन, रेप्टाइल, वर्ड्स और इनवर्टिब्रेट में, सेपिया और स्पीसीज में, इंसेक्ट स्पीसीज में जो है वो ये हमको क्रोमोसोम देखने मिलते हैं, लैम्ब्रस क्रोमोसोम। और इनका नाम लैम्ब्रस क्रोमोसोम क्यों, क्योंकि ये हमको लैम्प साफ करने वाले ब्रश के समान दिखाई पड़ते हैं। ये 800 से लेकर 1000 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं और ये साइटोलॉजिकल स्टडी में यूज किए जाते हैं। ये इनको हम आसानी से माइक्रोस्कोप में देख पाते हैं, इसलिए साइंटिस्ट इनका यूज करते हैं देखने के लिए। तो लैम्ब्रस क्रोमोसोम 800 से लेकर 1000 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं और इनका इस्तेमाल जो है वो साइटोलॉजिकल स्टडीज में किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार हमको ये दिखाई पड़ते हैं लैम्ब्रस क्रोमोसोम, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसी पिक्चर दिखाई पड़ेगी हमें लैम्ब्रस क्रोमोसोम की, ठीक। ए लार्ज नंबर ऑफ लूप प्रोजेक्ट आउट ऑफ द क्रोमेटिड, कई सारे लूप, जैसे ये क्रोमेटिड है, इस क्रोमेटिड से कई सारे लूप ऐसे बाहर निकले होते हैं, तो इसलिए ये लैम्ब्रस के समान हमें दिखाई पड़ते हैं। कहां दिखाई पड़ते हैं बेटा, ये दिखाई पड़ते हैं हमें मियोसिस की प्रोफेस फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज में। दिस इज द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये मियोसिस की प्रोफेस फर्स्ट में, मियोसिस की प्रोफेस फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज में हमको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। और ऐसी डिप्लोटिन स्टेज काफी लंबी होती है, लंबी डिप्लोटिन स्टेज को डिक्टोटिन कहते हैं, लंबी डिप्लोटिन स्टेज को हम डिक्टोटिन कहते हैं, ठीक है। सेलामेंडर में जो कि एम्फीबिया होता है, सेलामेंडर में ये सेलामेंडर जो कि एम्फीबिया, उसमें क्या होता है, सेलामेंडर का एम्फीबिया, इसमें ये जो है हमको 5900 माइक्रोमीटर लॉन्ग दिखाई पड़ते हैं। ये बाइवेलेंट होते हैं, मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम दो जोड़ा बनाता है, उन्हें बाइवेलेंट कहते हैं। दो होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा यानी पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को हम बाइवेलेंट कहते हैं। बाइवेलेंट का मतलब क्या है बेटा, नोट कर लो, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। नोट कर टर्मिनोलॉजी, आगे हम सेल डिवीजन में यूज करेंगे टर्मिनोलॉजी। बाइवेलेंट का मतलब क्या है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है ना। उस लैम्ब्रस क्रोमोसोम बाइवेलेंट के रूप में दिखाई पड़ता है, ठीक है। एक लैम्ब्रस क्रोमोसोम में क्रोमोसोम का एक्सेस होता है, क्रोमोमियर दिखाई पड़ते हैं और लूप दिखाई पड़ते हैं। लेटरल लूप जो है क्रोमोमियर से निकलते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। दिस आर दी क्रोमोमियर, ये सब क्या है, ये क्रोमोमियर है, इससे लेटरल लूप निकलता हुआ हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है, ठीक। ये है इसका एक लूप और इस लूप पर बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, आरएनए बन रहा होता है जिससे कि प्रोटीन बनेगा आगे चल के, ठीक है। इस प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। केवल बेटा देखो, मैंने कहा ना आपसे कुछ चीजें मैं साफ साफ बतलाता हूं, ये प्रीवियस ईयर के बेटा एक बार कवर करना जरूरी है इनको हमें, ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो देखो, क्रोमोसोमल एक्सिस, क्रोमोमियर और लूप में मैट्रिक्स है, यहां पे कि आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो केवल बेटा है ना, हम प्रीवियस ईयर को कवर करने के लिए इस वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं एकदम क्लैरिटी के साथ आपको बतला रहा हूं, ठीक। हर एक लूप क्या होता है, एक डिकंडेंस फाइबर होता है डीएनए का, जिस पर आरएनए और प्रोटीन बन रहा होता है, मैट्रिक्स होता है जो आरएनए प्रोटीन से बना होता है। और इस क्रोमोसोम की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी की थी मिलर और बीटी ने, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया था। यहां पर सबसे अधिक एक्टिव जो एंजाइम होता है वो आरएनए पॉलीमेरेज होता है, क्योंकि डीएनए के लूप पर आरएनए बन रहा होता है, तो आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम को हाईली एक्टिव फॉर्म में लैम्ब्रस क्रोमोसोम में देखने मिलता है, ठीक है, क्लियर। और ऐसा जो एमआरएनए बनता है इससे वो एक युग का फॉर्मेशन करता है। साइज ऑफ लूप जो होता है
वो 10 to 15 माइक्रोमीटर होता है इसमें। ये लैम्ब्रस क्रोमोसोम को हम क्रिसमस ट्री क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा एक क्रोमोसोम जो स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम जिनके बारे में एग्जाम में पूछते वो है पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है आपको इंटरफेज में दिखाई पड़ता है, याद रखना ये फर्क है। वो दिखाई पड़ रहा था लैम्ब्रस क्रोमोसोम मियोसिस में दिखाई पड़ रहा था, ये इंटरफेज में दिखाई पड़ता है। ये बड़े साइज के होते हैं, इनको नेकेड आई से भी देख सकते हैं हम। ये हमको ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला इज द फ्रूट फ्लाई, फलों की मक्खी होती है फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला। और चिरोनोमस लार्वा में हमको ये देखने मिलते हैं, उनकी सलाइवरी ग्लैंड में देखने मिलते हैं। इन लार्वा की जो लार होती है उसमें बड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। जो चिरोनोमस लार्वा होता है इसकी लार में, इसकी सलाइवा में बड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। ड्रोसोफिला की सलाइवा में भी प्रोटीन होता है। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं इनका संबंध होता है प्रोटीन बनाने से, और किसका प्रोटीन? सलाइवरी प्रोटीन बनाने में होता है इनका संबंध। ये स्पेशली हमको डायप्टेरन इंसेक्ट का ग्रुप होता है, डायप्टेरन इंसेक्ट, उसमें हमको पॉलीटीन क्रोमोसोम देखने मिलते हैं। पहली बार इनको चिरोनोमस लार्वा की सलाइवरी ग्लैंड में देखा गया था, इसलिए इनको सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम कहा गया। ये मल्टी स्टैंडर्ड होते हैं, इनमें एक सेंट्रोमियर होगा और उस पर कई सारे क्रोमेटिड जुड़े होंगे। एक सेंट्रोमियर पर कई सारे क्रोमेटिड जुड़े होते हैं, और ऐसे बड़े सेंट्रोमियर को हम क्रोमोसेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसेंटर कहते हैं उसको। तो ये मल्टी स्टैंडर्ड होते हैं, ये बड़ी संख्या में क्रोमोनिमेटा से बने होते हैं। और ये सभी मल्टी स्टैंड क्यों होते हैं? क्योंकि नॉर्मल क्रोमोसोम ऐसा था, नॉर्मल क्रोमोसोम ऐसा था मान लो, ठीक है, नॉर्मल क्रोमोसोम ऐसा था, है ना, नॉर्मल मेटाफेजिक क्रोमोसोम। इसमें लेकिन सेल डिवाइड नहीं की, सेल फिर से सेल जो है वो उसमें एंडो डुप्लीकेशन हुआ, मतलब क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुआ, फिर से रिक्वायरमेंट थी तो फिर से डीएनए को डुप्लीकेट कर दिया। तो अब क्या हो गया? इसकी कॉपी ये हो गई, इसकी कॉपी ये हो गई, ठीक है। 8 स्ट्रैंड हो गए, 8, पहले 2 क्रोमेटिड दिख रहे हैं, अब 4 क्रोमेटिड दिख रहे हैं। और जरूरत पड़ी तो और अपने आप को रेप्लिकेट कर दिया उसने, इसलिए हमको मल्टी स्टैंडर्ड दिखाई पड़ता है ड्यू टू एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस नहीं होता है, क्रोमोसोम अपने आप को लगातार डुप्लीकेट कर रहे होते हैं। एंडोमाइटोसिस में क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगा, क्रोमोसोम अपने आप को जो है डबल करते रहेंगे, ठीक है। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम में हमको एक बात है, इसका मतलब कैसा हो गया पॉलीटीन क्रोमोसोम? ये हो गया एक बड़ा सेंट्रोमियर से क्रोमोसेंटर कहते हैं। ये एक क्रोमेटेड, दूसरा क्रोमेटेड, तीसरा क्रोमेटेड, चौथा क्रोमेटेड, मतलब ये 2 बार डुप्लीकेट हुआ है। एक पहले 1 से 2 हुआ था, 2 से फिर 4 हो गया, ठीक है। और हमें क्रोमोसोम पे ऐसी पट्टियां दिखाई पड़ती है, डार्क लाइट, बैंड और इंटरबैंड दिखाई पड़ते हैं। बैंड और इंटरबैंड हमको यहां पर दिखाई पड़ते हैं। बैंड, डार्क वाला बैंड है और हल्का वाला इंटरबैंड है, ठीक है। यहां पर बैंड इंटरबैंड दिखाई पड़ते हैं। डार्क रीजन वाले को बैंड कहते हैं और हम जो है इंटरबैंड होता है लाइट रीजन कट के। तो डार्क कलर का है मतलब मोर कंडेंस है, हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है, ठीक है। फ्यूजन पॉजिटिव होता है, डार्क कलर का स्टेनिंग लेगा उठ के। और जो लाइट कलर का होता है बेटा वो क्या होता है? वो यूक्रोमेटिक होता है, फ्यूजन नेगेटिव होता है, ठीक है। बैंड रीजन से कुछ डीएनए के छल्ले बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं हमको, ठीक है। बैंड रीजन से हमें, जैसे मैंने कहा ना कि ये बैंड, ये मैंने आपसे कहा ये है मान लो एक क्रोमेटिड है, इसमें ये बैंड हो गया, इंटरबैंड, बैंड, इंटरबैंड, इंटरबैंड हो गया खाली जगह। तो बैंड वाले रीजन से क्या होता है? ऐसे डीएनए के कुछ पफ निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं? इन पफ को हम बोलते हैं, इन्हें हम जो है वो बाल्बियानी रिंग बोलते हैं, बाल्बियानी क्रोमोसोमल पफ कहते हैं। तो जो बैंड रीजन होता है वहां से कुछ डीएनए के छल्ले बाहर निकलते दिखाई पड़ते हैं, जिनको हम बाल्बियानी रिंग कहते हैं, क्रोमोसोमल पफ कहते हैं। और ये वो होते हैं, एक्चुअली ये वो हिस्से होते हैं जहां पर आरएनए बन रहा होता है प्रोटीन को बनाने के लिए। कौन सा प्रोटीन बनाने के लिए? लार का प्रोटीन, सलाइवा का प्रोटीन बनाने के लिए बनते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो आरएनए और प्रोटीन को ऑब्जर्व किया जाता है यहां पे बेटा, देखा जाता है बाल्बियानी रिंग पर, ठीक है। ऐसे होते, देखो अब ये बड़ा सा क्रोमोसेंटर, ये बड़ा सा क्रोमोस, दिस इज द बिग क्रोमोसेंटर। हमने कहा ये है गया इसका क्रोमोसेंटर, ठीक है। और क्रोमेटिड दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ठीक है बेटा। देखिए बैंड इंटरबैंड, डार्क कलर वाले बैंड है बेटा, लाइट कलर वाले इंटरबैंड होते हैं, ठीक है ना। बैंड, इंटरबैंड, बैंड में मोर कंडेंसेशन है, हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है, इंटरबैंड में लेस कंडेंसेशन है, यूक्रोमेटिन रीजन होता है, ठीक है। देखिए समझने के लिए, मतलब रटना नहीं है, मैंने कहा ना एक बार आपको सुना। देखो कई हिस्से में आपको बायोलॉजी में ऐसे पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जरूरी है, और एग्जाम को सेफर साइड बनाए रखने के लिए जरूरी है, ठीक है। लेकिन मैं क्लियर कर दूंगा आपसे, मैं आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो ये हिस्सा,
लेकिन मेरे कहने के मेरे मैं एज ए टीचर मैं रिस्क कुछ भी नहीं लूंगा, तो मैं कहता हूं एक बार सुन लो इसको, एक बार बेटा सुन लो इसको, ठीक है ना, क्लियर? ठीक, बैंड इंटरबैंड देख रहे हैं हम, ठीक है, देखो आप ऐसा, ये सब अलग अलग तस्वीरें हैं बेटा, एक्चुअल तस्वीरें हैं सब ये, ठीक है। और यहां पे हमको बकायदा आरएनए सिंथेसिस दिखाई पड़ती है, और यही आरएनए सलाइवरी प्रोटीन को बनाता है बेटा, ठीक है। देखिए क्रोमेटिड, क्रोमोसेंटर, बैंड, इंटरबैंड, ठीक है। ये है सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम या पॉलीटिन क्रोमोसोम है ये, ठीक है, क्लियर? इंटरबैंड दो बैंड के पीछे पाया जाता है, यूक्रोमेटिन पार्ट होता है बेटा। सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम में बड़ा सेंट्रोमेर होता है, इसे हम क्रोमोसेंटर कहते हैं, ये कई सेंट्रोमेर के फ्यूज होने पर बनता है, ठीक है। सभी क्रोमेटिड क्रोमोसेंटर पर जुड़े होते हैं। क्रोमोसोम को खोजा था किसने? बाल्बियन ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। पॉलीटिन क्रोमोसोम टर्म को दिया था कॉलर ने। कॉस्ट ऑफ ने जो है वो इसका रोल बताया सलाइवा सिक्रेशन, कॉस्ट ऑफ ने इसका रोल बताया सलाइवा के सिक्रेशन पे। पेंटर नाम के साइंटिस्ट ने इसका डिटेल स्टडी किया था। साइंटिस्ट का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ठीक है ना, केवल एक बार सुन लो। ये क्रोमोसोम 2000 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं, है ना, और इन ड्रोसोफिला में इनमें हमको 5000 के आसपास बैंड देखने मिलते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्स का एसोसिएशन वाला पॉइंट था, व्हाई दे आर स्टडीड, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट टू स्टडी, यानी पॉलीटिन क्रोमोसोम अध्ययन के लिए क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि इनमें हमें जो है वो कई बैंड पर इंपॉर्टेंट ड्रोसोफिला के बारे में आज हमको मालूम है कि इस क्रोमोसोम पर किस जगह पर कौन सा जीन पाया जाता है, तो उन जीन की लोकेशन पहचानने में ये क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ड्रोसोफिला में लोकेशन ऑफ मैनी जीन इज कोरिलेटेड विद द स्पेसिफिक बैंड इन द कनेक्टेड क्रोमोसोम, ठीक है। तो मतलब आज ड्रोसोफिला में कौन सा जीन कहां पर प्रेजेंट है, इस जानकारी को निकालने के लिए इन क्रोमोसोम का इस्तेमाल हमने किया हुआ है, ठीक है। अब डिटेल में नहीं जाएंगे हम, पर याद रखेंगे इसका सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि हमको ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम में हमको जीन का लोकेशन मालूम चला इससे, ठीक है, क्लियर है ना, कि 71 CD जीन है, 74 EF जीन है, 75 B जीन है, ये लोकेशन का पता यहां पर लगाया गया, ठीक है, क्लियर है ना। मतलब ये बता रहा हूं आपको कि मतलब रटना बिल्कुल नहीं है कि आप रटना शुरू कर दिए चीज को, नहीं, समझना है बेटा, ठीक है। चलिए खत्म, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर खत्म। और हमने जो है वो 12 लेक्चर में इस चैप्टर का पूरा ऐसा जो एग्जाम, मैं कह रहा हूं आपसे कि अब एनसीईआरटी पढ़ना एकदम बच्चों जैसा चैप्टर लगेगा, यार कुछ भी नहीं है तो याद है पूरा, हमको सब कुछ याद है हमको, ठीक है, कभी भूल नहीं सकते आप, ठीक है। और